हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए जाना जाता है। सीयूईटी पीजी एमएड का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें कि टोटल 10 यूनिट हैं, उसमें जो चौथा यूनिट है उससे रिलेटेड आज की ये क्लास है। और इससे पहले हम लोग इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस और नेचर पढ़ लिया है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के मापन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्लास है ये आपकी थ्योरी की क्लास है। इस थ्योरी की क्लास के बाद इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराऊंगा। ये जो टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इसका प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। सीयूईटी पीजी 2025 एमएड से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट अगर आती है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिलती हैं। जितना भी एनटीए के द्वारा इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज होती है वो सारी मैं आपको वहां पे सेंड करता हूं। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड के डाउनलोड होने का लिंक जनरेट होगा, वो भी आपको यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही पता चलेगा। तो इसे ज्वाइन करना किसी भी कीमत पे ना भूलें। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और भी जो अन्य एस्पिरेंट्स हैं जो कि सीयूईटी पीजी एमएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेशन का लिंक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हुए हैं उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के मापन के बारे में। तो जो हमारा टर्म है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इस टर्म का मतलब क्या है? दरअसल हम बात कर रहे हैं बुद्धि के मापन की, यानी बुद्धि को मापने की बात कर रहे हैं कि किस व्यक्ति के अंदर कितना बुद्धि है, ये चीज़ हम कैसे मापेंगे। तो बुद्धिमत्ता के मापन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के सीखने, समस्या सुलझाने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता सहित संज्ञानात्मक क्षमताओं के माप से है। जब हम आपके सामने बोलते हैं कि बुद्धि का मापन हमें करना है या बुद्धिमत्ता के मापन शब्द का यूज करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के अंदर सीखने की क्या क्षमता है, समस्या सुलझाने की क्या क्षमता है, किस क्षमता तक वो तर्क कर सकता है, निर्णय लेने की क्या क्षमता है। इन सभी क्षमताओं की जब हम बात करते हैं तो दरअसल हम बुद्धि की बात कर रहे होते हैं। ठीक, यानी कि जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो संज्ञानात्मक क्षमता के मापन की जब हम बात करते हैं तो हम बुद्धिमत्ता के मापन की बात करते हैं। तो बुद्धि के मापन की बात हम जब भी करेंगे तो आपको समझना है कि हम सीखने, समस्या सुलझाने, तर्क करने, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका स्तर जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर इन सारी चीज़ों को करने की क्षमता है या नहीं है। व्यक्ति के इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करना, जब हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस आपके सामने बोलते हैं तो मतलब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के या फिर ग्रुप के इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करना चाहते हैं, तो हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, तो जब हमें किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करना है तो हम किसके थ्रू मेजर करेंगे? किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू हम मेजर कर पाएंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर किस लेवल का इंटेलिजेंस है। ठीक, तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को संभव बना सकते हैं, इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत हम वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू हम किसी व्यक्ति के अंदर कितना बुद्धि है इस चीज़ को जान सकते हैं। तो हम वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को हम आज पढ़ेंगे। ठीक, आई होप इतना चीज़ें आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। पर्पज ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस, भाई किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि को क्यों मापना?
बुद्धि का मापन हम क्यों करते हैं? तो बुद्धि का मापन हम इसलिए करते हैं कि व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल का आइडिया हमें मिल सके कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी बौद्धिक ऊर्जा है या बौद्धिक क्षमता है। इस चीज़ का हमें अगर ज्ञान हो जाएगा तो उस व्यक्ति को उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट हम प्रदान कर सकते हैं, उसके क्षमताओं का, उसके कौशल का लाभ हम उठा सकते हैं, अपने समाज को लाभ दे सकते हैं, उसके हिसाब से उसको करियर सजेस्ट कर सकते हैं, तमाम एक्सेट्रा चीज़ें। ठीक, तो ये चीज़ होता है इसका पर्पज़। दूसरा पर्पज़ क्या है? गिफ्टेड बच्चों की पहचान हो सके कि भाई ऐसे बच्चे कितने हैं जो प्रतिभाशाली हैं, ताकि उनको उनके हिसाब से पढ़ाया जा सके। समस्यात्मक बालक के पहचान हेतु अगर कोई बालक समस्यात्मक बालक है तो क्या समस्या है, उसके बुद्धि का स्तर जानने के बाद उसके समस्या को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जानने के लिए भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज में लाते हैं, यानी बच्चे के इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को मापने का प्रयास करते हैं। टीचर के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि टीचर कैसा पढ़ा सकता है, इसलिए उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है। आप देखे होंगे तो एक तरीके से उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है। अगर आपको बच्चे को किसी स्पेसिफिक फील्ड में लेकर के जाना है, मान लीजिए कि आपको किसी बच्चे को सिंगर बनाना है, गायक बनाना है, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि गायन क्षमता कितनी है, गायन से रिलेटेड क्या क्या उसको जानकारी है। तो अगर किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक फील्ड में ले जाना है तो भी हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट को बालक के ऊपर प्रयोजित करते हैं, ये देखने के लिए कि वो किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है जो बच्चा है। ठीक, विशेष क्षेत्र में विशेष लोगों की नियुक्ति हेतु, जैसे आप देखे होंगे कि सेना में जब भर्ती किया जाता है तो तमाम प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। पुलिस भर्ती के लिए भी तमाम प्रकार के फिजिकल और मेंटल लेवल पे टेस्ट लिए जाते हैं। तो इन सभी इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें इंटेलिजेंस को मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है। और जब हमें इंटेलिजेंस को मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम सहारा लेते हैं किसका? इंटेलिजेंस टेस्ट का, यानी बुद्धि परीक्षण का सहारा लेकर हम व्यक्तियों के अंदर किस प्रकार की बुद्धि है, किस स्तर की बुद्धि है, ये जांच पाते हैं। ठीक, तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, पर्पज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस भी हमने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण, कि जो बुद्धि परीक्षण है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। इट मीन्स कि जो बुद्धि परीक्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नंबर, प्रशासन के तरीके के आधार पर व संख्या के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा होता है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी जिसे हम बोलते हैं समूह बुद्धि परीक्षण। दोनों को हम एक एक करके इसके बारे में खासियत जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसा कि नाम से ही इंडिविजुअल आ रहा है, तो यानी इसमें एक व्यक्ति का परीक्षण एक ही समय में लिया जाता है। ठीक, एक व्यक्ति को बैठाकर ही उसके बुद्धि का स्तर जानने की कोशिश की जाती है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में। इस प्रकार के परीक्षण में व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित हो पाता है। जब आप एक व्यक्ति को बैठाकर उससे सवाल जवाब करेंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान जो परीक्षक है उसका जाएगा व्यक्ति पे, और उसकी ज़्यादा चीज़ों को वो नोटिस कर पाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर बुद्धि का स्तर क्या है। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की ये खासियत है। इसके बाद जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। भाई एक समय में हम एक बालक का या व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण कर रहे होते हैं तो कंपटीशन वाला कोई भाव नहीं होता है। उसे जितना आता है, जो भी आता है, वो स्वतंत्र होकर बताने की कोशिश करता है। और जब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हम ले लेते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है तो इस रिजल्ट का हम किस चीज़ में यूज करते हैं? तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने के काम में आता है। केस अध्ययन में जो डेटा हमें चाहिए होता है वो डेटा मिल पाता है। अगर व्यक्ति कोई समस्या से ग्रसित है तो उसकी समस्या का पता लगाने में मदद होता है, और पता लगाने के बाद उस समस्या को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है, उसमें भी इस प्रकार के टेस्ट का उपयोग होता है। ठीक, इसके बाद जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है ये एक्सक्लूसिव होता है, एक
आमने सामने वाला ये होता है कि एक तरफ परीक्षक बैठा है और उसी के सामने परीक्षार्थी भी बैठा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। ठीक, तो ये फेस टू फेस वाला परीक्षण होता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है, भाई एक व्यक्ति के लिए आपको पूरा परीक्षा तैयार करना है, तो आप व्यक्ति की विशेषताओं को देखेंगे, उसकी समस्याओं को देखेंगे और उसके नीड के अकॉर्डिंग आप पूरा परीक्षा का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक ना, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, एक व्यक्ति के लिए इतना सारा समय निकालना, ये सारी चीज़ें करना तो खर्चीला भी पड़ता है। तो आप ऐसे समझेंगे समय और धन की आवश्यकता इस प्रकार के टेस्ट में ज़्यादा होती है। इंडिविजुअल की विशेषता के अनुरूप इस प्रकार के परीक्षण वर्बल या तो फिर नॉन वर्बल दोनों ही रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, ये शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण इसमें आते हैं, यानी मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के परीक्षण आते हैं। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो जो परीक्षण है वो मौखिक हो सकता है, उससे कुछ पढ़वा के लिखवा के उसके बुद्धि का हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, तो फिर क्या करेंगे, हम नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है उसमें इंडिविजुअल की क्या विशेषता है, उसकी क्या योग्यता है, उसके हिसाब से टेस्ट वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा, उसका निर्धारण होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, इस प्रकार के टेस्ट को ज़्यादातर क्लिनिकल टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। क्लिनिकल टेस्ट के लिए इसलिए उपयोग किया जाता है कि देखिए एक बच्चे का बुद्धि परीक्षण हम किस कंडीशन में करते हैं, जब बच्चा थोड़ा ज़्यादा समस्या ग्रसित होता है, वो किसी समस्याओं से घिरा होता है, तो नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत हम इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं। ठीक, जब समस्या थोड़ा गंभीर हो। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रियाएं इस आधार पर नोट की जाती हैं कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है, क्या कहता है, क्या करता है या क्या लिखता है। ये सारी चीज़ों को इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में परीक्षक जो है, जो एग्जामिनर है, वो नोट करता है। इसलिए हमने आपको शुरू में ही दूसरा पॉइंट में बताया था कि इस प्रकार के टेस्ट में व्यक्तिगत ध्यान परीक्षक का परीक्षार्थी पे ज़्यादा केंद्रित हो पाता है। ठीक, इसे संचालित करने के लिए प्रशिक्षित परीक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पूरा एकदम सीरियस तरीके से जो हमारा परीक्षार्थी है उस पे हमें पूरा अटेंशन देना होता है, उसकी रिस्पांस को नोट करना होता है और उसकी योग्यता के अनुसार से, उसकी विशेषता के अनुसार से हमको पेपर पैटर्न बनाना होता है। तो खास प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के परीक्षण को संचालित करने के लिए हमें प्रशिक्षित परीक्षक की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए तो हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को देख लिया। अब हम देखेंगे समूह बुद्धि परीक्षण को, यानी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि समूह बुद्धि परीक्षण है, तो यानी एक समूह में कई व्यक्तियों का हम बुद्धि परीक्षा ले लेंगे कि किसमें कितना बुद्धि है, एक ही समय में सबको बैठा के। तो ये टाइम सेवर है, जब एक ही समय में हम कई व्यक्तियों के बुद्धि का पता लगा सकते हैं तो समय कम लगेगा, एक समय में हम कई व्यक्तियों की बुद्धि का स्तर पता लगा सकते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में व्यक्तिगत ध्यान कम केंद्रित हो पाता है। भाई एक बार में सबके बुद्धि का हमें पता लगाना है, तो एक व्यक्ति पे हम कोई खास अटेंशन थोड़ी ना दे पाएंगे। तो जो परीक्षक है उसका पूरा ध्यान एक परीक्षार्थी पे नहीं होता है, वो पूरे समूह पे ध्यान रखने की कोशिश करता है। ठीक, ये चीज़ है। फिर समूह बुद्धि परीक्षण की और विशेषता क्या है, और विशेषता इसकी है कि आर्मी और रिसर्च पर्पज के लिए ये परीक्षा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और इस प्रकार के ज़्यादातर परीक्षण मौखिक या लिखित होते हैं, क्योंकि समूह में बुद्धि परीक्षण करना होता है तो ज़्यादातर परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे मौखिक ही कुछ पूछ के या फिर कोई लिखित चीज़ें उनसे लिखवा के उनके बुद्धि के स्तर का पता लगाने की कोशिश की जाती है। ठीक, इसके बाद इसमें क्या है, इस प्रकार के परीक्षण में उत्तर सीमा बाध्यता व अभ्यर्थी परिपक्व हो, यह जरूरी है। भाई समूह में जब हम कई व्यक्तियों का एक बार में बुद्धि परीक्षण लेते हैं तो हम उत्तर की सीमा रखते हैं कि आप जो उत्तर देंगे वो लिमिटेड होगा। और समूह बुद्धि परीक्षण में जो समूह में व्यक्ति हैं उनका परिपक्व होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे उनको हम कोई खास समय नहीं देते हैं आंसर करने के लिए। तो एक सामान्य व्यक्ति हों, औसत वाले व्यक्ति हों, ये ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि वो तभी समूह में कंपटीशन करके चीज़ें मतलब आंसर अपना दे पाएंगे जो उनको आएगा। ठीक, अगर ज़्यादा सोचाने वाला व्यक्ति होगा तो वो फिर एकदम डाउन हो जाएगा।
यह कम यथार्थ होता है व इसकी जो प्रकृति होती है वो औपचारिक होती है। भाई समूह में सभी व्यक्तियों को नियम का पालन करना होता है, बताए ना, लिमिटेड इन्वायरमेंट उनको मिलता है, इसलिए ये रियलेबल भी कम होता है, ठीक ना, यथार्थ भी कम होता है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है वो ज़्यादा यथार्थ होता है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति पे हम खासा ध्यान दे रहे होते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, इस प्रकार के परीक्षण में सभी व्यक्तियों को एक ही समय में निर्देश दिए जाते हैं व सभी को समान गतिविधियां करनी होती हैं और इस प्रकार के परीक्षण में प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, कंपटीशन भी देखने को मिलता है। समूह में जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी बुद्धि को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम ये चीज़ पहले कर सकते हैं या हम ये चीज़ आंसर पहले कर सकते हैं, ठीक। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और समूह बुद्धि परीक्षण के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट का एक और क्लासिफिकेशन का आधार है, वो है फॉर्म का आधार। रूप के आधार पे भी जो है इंटेलिजेंस टेस्ट दो प्रकार के होते हैं और वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है वर्बल या फिर लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, भाषा का प्रयोग किया जाता है और भाषा का प्रयोग किया जाता है तो भाषा में शब्द भी आएंगे, नंबर्स भी आएंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हैं वर्ड आर लैंग्वेज आल्सो इंक्लूड्स नंबर्स। तो इन सभी का प्रयोग होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। इन परीक्षणों में सामग्री को पढ़ने और लिखने का उपयोग भी शामिल है। परीक्षार्थी को हम कुछ पढ़ने या लिखने के लिए देते हैं और उससे पता लगाते हैं कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है। इसमें निर्देश जो होंगे वो लिखित और मौखिक दिए जाते हैं और जो परीक्षार्थी आंसर भी करेगा वो लिखित या मौखिक ही करेगा। शाब्दिक परीक्षण में भाषा का प्रयोग बिल्कुल आवश्यक है, अगर भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसे हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं बोलेंगे। यह निर्माण, प्रशासन और स्कोरिंग में आसान है क्योंकि भाषा का प्रयोग करना है तो आसानी से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आसानी से समस्या क्रिएट करके परीक्षार्थी को दी जा सकती है। तो इसका नंबर जोड़ना भी आसान होता है और इसको प्रयोजित करना भी परीक्षार्थी पे आसान होता है। इसमें समय और ऊर्जा कम लगती है क्योंकि भाषा का प्रयोग करना होता है। इसका उपयोग केवल साक्षरों के लिए किया जाता है, जो पढ़े लिखे हैं भाई वही कुछ बोल सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं। और इस प्रकार के परीक्षण का जो उदाहरण है बीने साइमन टेस्ट है, आर्मी अल्फा टेस्ट है, जलोटा का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण इस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। इसके बाद जो दूसरा परीक्षण है इसमें वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या फिर गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण या फिर प्रदर्शन परीक्षण भी हम बोलेंगे। नॉन वर्बल टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार का जो परीक्षण होता है इसमें चूंकि हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम परीक्षार्थी से कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं या फिर हम उसको पिक्चर कंपोजिशन करने के लिए बोल सकते हैं, कुछ चित्र रचना के लिए बोल सकते हैं, कुछ डायग्राम के थ्रू हम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको दे सकते हैं या फिर ज्योमेट्री से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको हम बोलेंगे। तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है नॉन वर्बल टेस्ट में, ठीक। इसके बाद इसमें भाषा या मौखिक सामग्री के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के परीक्षण में पढ़ना या लिखना शामिल नहीं होता है, ठीक, क्योंकि इसका नाम ही है नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें किसी प्रकार की मोटर गतिविधि करनी होती है, यानी जो परीक्षार्थी है वो अपना हाथ का प्रयोग करके कुछ परफॉर्मेंस करेगा या पैर का प्रयोग करके, मतलब जिससे उसके मोटर का प्रयोग हो, ठीक ना। निर्माण, प्रशासन और स्कोरिंग में यह कठिन होता है क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं है तो फिर सोचने में समय लगता है कि क्या समस्या हम परीक्षार्थी को दें, किस प्रकार का प्रश्न बनाएं, तो थोड़ा समस्या होता है, ठीक। अब इसमें अधिक समय लगता है और ऊर्जा भी अधिक खर्च होती है। इसका उपयोग साक्षर और निरक्षर दोनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग निरक्षर व्यक्ति हेतु आवश्यक होता है कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको फिर नॉन वर्बल टेस्ट का ही प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है और उसको हम चाहते हैं कि कोई कठिन एकदम प्रश्न दें या कुछ परफॉर्मेंस के थ्रू हम उसके बुद्धि का आकलन करना चाहें तो हम इस प्रकार के टेस्ट को उस पर भी प्रयोजित करते हैं। अगर इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का हम उदाहरण देखेंगे तो आर्मी बीटा टेस्ट होता है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट होता है, गुड इनफ से ड्राइंग अ मैन टेस्ट भी इस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है, ठीक।
तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें पढ़ के हम अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक। आपका एक हो गया वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, और तीसरा हो गया आपका वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये मेनली आप 4 प्रकार के बुद्धि के परीक्षण याद रखेंगे। अब इन 4 प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट यानी शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की, तो इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से टेस्ट आएंगे ये आपको एग्जाम के नज़रिए से याद रखना जरूरी है। CUET PG जो आपका एमएड का पेपर होता है उसमें बुद्धि परीक्षण से क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक ना। आप PYQ उठा के देख सकते हैं, तो बिल्कुल ही अच्छे से पढ़िए। तो वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो सबसे पहले आता है वो है आपका बीने साइमन का टेस्ट, जो कि 1905 में आया था, और ये टेस्ट 3 से 13 साल के बच्चों के लिए था। पेपर पेंसिल टेस्ट था, पहला पेपर पेंसिल टेस्ट फ्रेंच भाषा में ये बना था, और इसमें कई प्रश्न समस्यात्मक होते थे, ठीक। इसके बाद जो आया आपका वो था गोडार्ड टेस्ट। गोडार्ड टेस्ट 1910 में आया था। यह टेस्ट बीने साइमन टेस्ट का ही अंग्रेजी अनुवाद था, क्योंकि जो बीने साइमन टेस्ट था वो फ्रेंच भाषा में बना था, तो गोडार्ड ने इसे इंग्लिश में अनुवाद कर दिया 1910 में। फिर इसके बाद स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट 1916 में आया। इसमें क्या हुआ, बेसिकली जो टर्मन थे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो बीने साइमन का टेस्ट था उसको मॉडिफाई किए, रेक्टिफाई किए, यानी जो 1905 में जो बीने साइमन टेस्ट दिए थे उसमें जो कमियां थी टर्मन महोदय ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको सही किया, इसलिए फिर से इसका नाम क्या हुआ इस टेस्ट का, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट इसका नाम पड़ा, ठीक। तो जब भी वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की जाएगी तो ये 3 प्रकार के टेस्ट हमें याद रखने होंगे। बीने साइमन टेस्ट 1905, फिर इसके बाद गोडार्ड इंटेलिजेंस टेस्ट 1910 और स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट 1916। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, यानी इसे हम हिंदी में बोलेंगे अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ये सब याद करने वाली चीज़ है, आपको याद करना ही होगा, ठीक ना। इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है। तो नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे पहला जो आएगा वो है आपका मेरिल पामर टेस्ट, जो कि 1948 में आया था। इसके अंतर्गत कुल 38 टेस्ट हैं, और जो कि 13 महीने से लेकर 66 महीने तक के आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है इस टेस्ट को। यानी 1 साल 1 महीना से लेकर 5 साल 6 महीने तक के जो बच्चे हैं उनके बुद्धि का पता लगाना है तो मेरिल पामर टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। फिर नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो दूसरा है वो है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, जो कि 1917 में आया था। ये 4 से 16 साल के बच्चों के लिए था। इसके बाद है द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल 1940 में आया था, जो कि 13 महीने से 5 साल के बच्चों के लिए था। इसके बाद है गुड इनफ्स ड्राइंग अ मैन टेस्ट। ये जो टेस्ट है आपका, ये मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ड्राइंग के तरफ इंडिकेट करता है, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस का पता लगाएंगे ड्राइंग के द्वारा। उससे हम कोई चित्र बनवाएंगे और चित्र बनवाने के बाद उसके चित्र का हम मूल्यांकन करेंगे और उसको स्कोर देंगे और पता लगाएंगे कि कितना अच्छा चित्र बनाया है, कितना सही तरीके से चित्र बनाया है, उसी हिसाब से उसकी बुद्धि का आकलन करेंगे। ये एक प्रकार का संज्ञानात्मक परीक्षण है, ठीक। इसके बाद अगला जो है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, पोर्टियस मेज टेस्ट 1925 में आया था। मेज का मतलब होता है रास्ता ढूंढने वाली पहेली से, ठीक ना। किसी भी प्रकार की कोई उलझन हमने बच्चे को दे दिया और बोला कि इस उलझन को सुलझा दो, या फिर कोई सेंटर में हमने कोई चीज़ रखी और हमने बोला कि यहाँ तक पहुँच के दिखाओ, रास्ता तुम ढूंढ के दिखाओ। जो बच्चा जल्दी रास्ता ढूंढ लेगा या पहेली सुलझा लेगा उसको हम गिफ्टेड बोल देंगे, जो नहीं सुलझा पाएगा वो औसत या फिर मंद में आ जाएगा। तो इस प्रकार से पोर्टियस मेज टेस्ट का भी प्रयोग बुद्धि के आकलन के लिए किया जाता है। फिर नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में अगला जो है वो है भाटिया बैटरी टेस्ट 1953 में आया था। ये डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया के द्वारा दिया गया था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे बनाया गया था। इसमें मल्टीपल टेस्ट थे, ठीक।
तो जब हम कभी भाटिया बैटरी टेस्ट या इन सभी टेस्ट की विस्तार में चर्चा करेंगे तो वो सारी चीज़ें और विस्तार में आपको बताई जाएंगी। फिलहाल जो CUET PG एमएड में आपका प्रश्न पूछा जाता है, बस आपसे ये पूछा जाता है कि नॉन वर्बल टेस्ट कौन सा है, वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है। तो आपको नाम और कब आया है, किसने दिया है, ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद जो अगला है हम पढ़ रहे हैं अब वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को, कि शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से परीक्षण आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला परीक्षण आएगा वो है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट, 1917 में आया, बहुत ही मशहूर है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके जो प्रतिपादक थे या जो डेवलपर थे वो रॉबर्ट एक्स थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस प्रकार के परीक्षण को बनाया गया था और इस प्रकार के परीक्षण को बनाने का उद्देश्य था कि सेना भर्ती किया जाएगा। तो सेना भर्ती के उद्देश्य से आर्मी अल्फा टेस्ट बनाया गया था। ठीक, उस समय दो प्रकार के टेस्ट बेसिकली बनाए गए। आर्मी अल्फा टेस्ट जो कि वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है, और एक आर्मी बीटा टेस्ट बनाया गया जो कि नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में आता है। क्योंकि वर्ल्ड वार के समय हमें बहुत सारे सेना की आवश्यकता थी, तो उस समय दोनों प्रकार के व्यक्तियों को हमें सेना में भरना था, जो पढ़े लिखे थे उनको भी, जो नहीं पढ़े लिखे थे उनको भी। तो जो नहीं पढ़े लिखे थे उनके लिए नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत आर्मी बीटा टेस्ट का निर्माण किया गया था। दोनों के ही प्रतिपादक रॉबर्ट एक्स ही थे। इसमें फिर अगला जो है वो है टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, जो कि 1920 में आया। फिर इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट एक है जो कि वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में आता है, जो दिया गया है SM मोहसिन के द्वारा। तो ये 3 टेस्ट आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। तो अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में जो सबसे पहला टेस्ट है वो है आपका आर्मी बीटा टेस्ट, 1917 में आया, रॉबर्ट यक्स ने दिया। इस टेस्ट में काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स का यूज किया जाता था बुद्धि के आकलन के लिए, ब्लॉक्स गिनना रहता था। मेज कंप्लीशन ऑफ पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता था, कोई भी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए बोला जाता था। ज्योमेट्री से संबंधित आंकड़े दिए जाते थे। इसके बाद जो नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में दूसरा है वो है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, जिसको हम RPM के नाम से भी जानते हैं। 1938 में ये आपका आया, और इसे रेवेंस कल्चर फ्री टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें जो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स होते थे वो कल्चर से आउट होते थे, उस पर कल्चर का कोई प्रभाव नहीं होता था, इसलिए इसे रेवेंस कल्चर फ्री टेस्ट भी कहा जाता है। इस परीक्षण के अंतर्गत कुल 60 पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक ना, पिक्चर्स के थ्रू बुद्धि का आकलन किया जाता था। अगला फिर है कैटल कल्चर फ्री टेस्ट, 1920 में आया, जो कि नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट 1936 में आया, जो कि नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टर्म को समझा, पर्पज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को समझा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस हमने पढ़ा। हमने जाना कि 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट मेनली होते हैं, और 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आ जाएंगे, उन चीज़ों को भी हमने देखा। अब हम आपसे एक विशेष चीज़ की बात करने वाले हैं, वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, या जिसे आप गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस के थ्रू या फिर प्रॉब्लम्स के थ्रू हम परीक्षार्थी के बुद्धि का आकलन करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, इस प्रकार के टेस्ट में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स परीक्षार्थी के सामने या जो हमारा सब्जेक्ट है उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं परीक्षक के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो पहला सिमिलरिटी के आधार पे होता है। ठीक ना, कुछ पिक्चर्स दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि समानता क्या है दोनों पिक्चरों में, बताइए। तो देखिए, एक साइड इसमें पिक्चर आप देखिए, तीनों पिक्चर क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि सभी इसी प्रकार के ही हैं। और जो दूसरा साइड है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पिक्चर इससे रिलेटेड है। ठीक, इससे रिलेटेड है। तो देखिए, ये तो नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये देखिए ये वाले शेप का ही है, तो ये इससे रिलेटेड है। तो जो अगर बच्चा इसको बता लिया तो मतलब उसमें बुद्धि है, जो नहीं बता पाया तो मंद बुद्धि का है। तो पहला जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स का बेस है वो सिमिलरिटी था। अब सिमिलरिटी था तो फिर डिफरेंस भी एक बेस होगा क्वेश्चन का। अब ये टोटल शेप जो दिए हुए हैं आपको बताना है कि इसमें डिफरेंस शेप कौन सा है, सबसे अलग शेप कौन सा है। तो ये देखिए ये सब में आपको इस प्रकार का कुछ चीज़ें मिल जाएगा। चार भुजा देखने को ज़रूर मिलेगा सभी शेप में, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल देखिए एक है, तो ये अलग है। तो अगर इसे बता दिए तो अच्छी बुद्धि है, नहीं बता पाए तो मंद बुद्धि है। फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम्स का आधार है वो है एनालॉगी, जिसे हम सूटेबल टर्म से भी रिलेट कर सकते हैं। ये कुछ सिमिलरिटी वाला जो प्रॉब्लम था उससे उसके जैसा ही है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है BCD, सी खाली है आपका, ब्लैंक है। तो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कौन सा सूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको चार ऑप्शन मिले हैं, इन चारों में से एक आपको यहाँ पे लाके रखना है। तो कौन सा रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे दो गोला है, यहाँ पे चार गोला है, तो यहाँ पे तीन गोला वाला हम लाके रखेंगे। तो ये जो तीन गोला वाला है इसको लाके यहाँ पे हम सेट कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो इसलिए इसको एनालॉगी या सूटेबल या फिर समानता से हम जोड़ेंगे कि जो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो सूटेबल के आधार पे भी क्रिएट करके परीक्षार्थी को दिए जाते हैं। इसके बाद एक आधार ये भी होता है नॉन वर्बल टेस्ट में कि परफॉर्मेंस हम कराएंगे परीक्षार्थी से। अगर परीक्षार्थी परफॉर्मेंस ठीक ठाक किया तो उसके अंदर बुद्धि है, तो परफॉर्मेंस का भी कुछ आधार है। परफॉर्मेंस टेस्ट है तो उसमें किस प्रकार के प्रॉब्लम देंगे, पहला जो है पिक्चर ड्राइंग हम करा सकते हैं। ये 4 से 10 साल के बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है। उसको एक पेंसिल और पेपर दे दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि किसी का फिगर बनाओ, किसी मानव का फिगर बनाओ। और अगर बच्चा फिगर अच्छा बनाया है, यानी कि पूरा जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो उसने सारे बना दिए हैं, तो उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसमें ब्यूटी नहीं देखा जाता है कि वो कितना सुंदर पिक्चर बनाया है, वो देखा जाएगा कि पिक्चर के जो जो पार्ट हैं वो सारे पार्ट को बनाया है कि नहीं, उस आधार पर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा परफॉर्मेंस टेस्ट का आधार है वो है पिक्चर कंप्लीटिंग टेस्ट। एक चित्र के कई छोटे छोटे टुकड़े देकर बच्चे को बोला जाएगा कि वापस से मिला के चित्र को पूरा कर दो, ठीक। जैसे कि पजल टाइप का कोई चीज़ दे दिया जाता है। जो बच्चा आसानी से चित्र पूरा कर लेता है उसे गिफ्टेड चाइल्ड बोला जाएगा, जो नहीं कर पाएगा उसको मंदबुद्धि का बोला जाएगा। परफॉर्मेंस टेस्ट में जो अगला प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, मतलब अगला जो आधार क्वेश्चन बनाने का वो है ऑब्जेक्ट असेंबली, जिसे हिंदी में अगर आप पूछेंगे तो वस्तु सभा बोलते हैं। जो वैट्सलर महोदय थे उन्होंने जो अपना इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, उनके टेस्ट में ऑब्जेक्ट असेंबली का जो आधार है वो देखने को मिलता है। जो उन्होंने अपने टेस्ट में जिस प्रकार के प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया था व्यक्ति के बुद्धि के आकलन के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट असेंबली से मिलता है। ऑब्जेक्ट असेंबली का मतलब क्या है, मतलब है कि किसी वस्तु को उसके अलग अलग हिस्सों को जोड़कर या असेंबल करके बनाने का परीक्षण। जैसे आपने CPU देखा होगा, CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, कंप्यूटर का एक भाग होता है जिससे सारा कुछ कंट्रोल होता है। तो CPU को जब आप खोलेंगे तो उसमें मदरबोर्ड में कई सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, SMPS, हार्ड डिस्क, रैम, साटा पाटा केबल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर अलग अलग करके आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि सबको फिर से एक साथ जोड़ दो, अगर आप जोड़ लेते हैं तो आप में बुद्धि है, नहीं जोड़ पाते हैं तो आप में बुद्धि नहीं है। या फिर आपसे हार्ड डिस्क दे के आपके हाथ में बोला जाए कि बताओ ये कंप्यूटर का कौन सा भाग है, मतलब ये CPU का कौन सा भाग है, तो आप बताएंगे ये हार्ड डिस्क से डेटा संग्रहित करता है, ये SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप ऐसा बता देते हैं तो आप में बुद्धि है। तो इसमें दो ही चीज़ होता है, या तो आपको असेंबल करने के लिए बोला जाएगा, या फिर जो पार्ट आपके सामने रखा गया है आप बताइए कि ये मशीन के कौन सा भाग का पार्ट है, ठीक। तो ये चीज़ है। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी रखा है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि किसी मशीन या उपकरण के विभिन्न हिस्सों को पहचानना और उन्हें सही क्रम में जोड़ने के लिए आपको बोला जा सकता है। किसी वस्तु के चित्र को देखकर उसके हिस्सों को पहचानना या उन्हें सही क्रम में जोड़ने के लिए आपको बोला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको एक कार की चित्र सबसे पहले दे दी गई, आपको दिखा दी गई, देखो ऐसा कार होता है,
फिर कार के अलग अलग पार्ट आपको दे दिए गए और बोला गया कि अब इसको जोड़ के तुम वापस से जो चित्र हमने दिखाया था वैसा कार बना दो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप में बुद्धि है। या फिर आपको कार के पार्ट अलग अलग करके दे दिए गए और पूछा गया बताओ अब ये जो चक्का है ये कौन सा पार्ट है, तो आप बोलेंगे गाड़ी के नीचे का पार्ट है, जिससे कि गाड़ी जिसपे टिकी हुई है। इस टाइप से आप बताते हैं तो आप में बुद्धि है। इसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं उसका आधार एक मेज टेस्ट भी होता है। ठीक, ये एक प्रकार की पहेली होती है। मेज को हम हिंदी में पहेली बोलते हैं। इसमें बच्चे को रास्ता ढूंढने के लिए बोला जाता है। ठीक ना, रास्ता ढूंढने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे देखिए यस है, ये यस जो है आपका सेंटर में है, केंद्र में है, तो बच्चे को बोला जाएगा कि यहाँ तक पहुँच के दिखाओ क्या रास्ता होगा। तो देखिए बच्चा यहाँ से घुसेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है वो अपना रास्ता खोज लेगा। ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे अपना यहाँ तक। जो बच्चा सबसे पहले पहुँच जाएगा उसमें बुद्धि है, जो नहीं पहुँच पाएगा उसमें बुद्धि नहीं है। फिर इसके बाद एक अंतिम आधार है परफॉर्मेंस टेस्ट का, जिसे हम बोलते हैं फॉर्म बोर्ड टेस्ट। फॉर्म बोर्ड टेस्ट के जो इन्वेंटर हैं वो सीजियन हैं। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के समक्ष हम एक बोर्ड प्रस्तुत करते हैं। बोर्ड में कई प्रकार के शेप होते हैं, राउंड शेप, हाफ राउंड, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म, अलग अलग होल बना होता है और इन्हीं होल में कटआउट लगाना होता है बच्चों को। कौन सा कटआउट कौन से होल में लगेगा यही दिमाग लगाना होता है। तो जब बच्चा ऐसा करता है तो देखा जाता है कि बच्चा कितना गलतियां कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है, और उन सभी को नोट किया जाता है और उसी के हिसाब से बताया जाता है कि कौन सा बच्चा कितना जल्दी कटआउट लगा लिया। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि ये आपका एक बोर्ड है। इसमें कई प्रकार के शेप हैं, देखिए अलग अलग। यहाँ पे आपको कटआउट दिया गया है अलग अलग प्रकार के, तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा कटआउट कौन से होल में लगेगा। जो बच्चे ने सबसे जल्दी दिमाग लगा लिया तो माना जाएगा कि इस बच्चे के अंदर बुद्धि है। ठीक, तो हमने आपके सामने बहुत सारी चीज़ों पे बात की मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टर्म को लेकर। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई है आज के सेशन में तो आपको कमेंट करके बताएंगे। दोबारा से नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेशन का क्लास होगा, जिसमें कि हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस उठाएंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए कितने टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कितने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण आते हैं। नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर कौन कौन से परीक्षण आते हैं। फिर इसके बाद हम पूछेंगे वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से परीक्षण आते हैं। नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से परीक्षण आते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके CUET PG एमएड में पूछे भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है। चलिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी होगी तो शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।